मुंबई जैसे शहर में टिक पाना एक हरियाणा के कैसे पढ़े लिखे। आप तो एलएलबी भी कर चुके हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद आप मुंबई जाकर के कोशिश कर रहे थे, तो आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो मैं ये कहूंगा कि मेरी शुरुआत का तो मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और बड़े आराम से और जिसको कहते हैं सावकाश मुझे कार्य मिलता चला गया। बट जब आप एक बार कर चुके होते हैं तो फिर आपके सामने एक समस्या होती है। फिर आपकी अपने आप से भी उम्मीदें बढ़ जाती है। मैं जो टिपिकल बॉलीवुड की फिल्में उस वक्त में बन रही थी, मुझे उसमें शायद उतना मेरा झुकाव नहीं बन पाया। मुझे ऐसे लगता था कि मैं शायद इससे अलग कुछ कर सकता हूँ। तो क्या आप ये मानते हैं कि सिनेमा का और सिनेमा हॉल का कल्चर अब खत्म होता जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? कोविड के बाद 2020 के बाद थोड़ा सा ये जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं। नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आप लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा तो देखते ही होंगे, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं होता। सिनेमा के माध्यम से हमारे विचार, हमारी संवेदनाएं, भावनाएं बनती हैं, विकसित होती हैं। बल्कि सिनेमा तो हमारे समाज और संस्कृति पर गहरा असर डालता है। और आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ एक ऐसे ही जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता से। जी हाँ, हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं श्री सुनील बब्बर। उन्हीं से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। सुनील बब्बर मुंबई के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्म अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और निर्माता भी हैं। आपने भारतीय समाज को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुनील बब्बर को अमेरिका में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो उन्हें उनकी इंडियन इंग्लिश फीचर फिल्म एंट्स के लिए प्राप्त हुआ है। वर्ष 2025 में अमेरिका से उनकी 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में रिलीज़ हुई हैं, जिनके नाम हैं प्लैंचेट, बुद्धा एंड मी और रॉक गार्डन। ये सभी फिल्में वर्तमान में अमेज़न प्राइम वीडियो, roku, एप्पल टीवी, प्लेक्स टीवी और CPICS टीवी, Z5 ग्लोबल पर विश्व भर में स्ट्रीम हो रही हैं। यह किसी भी भारतीय फिल्मकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। साल 2026 में आपकी फिल्में रेड जोन जो इंग्लिश में है, एंड गेम जो हिंदी में है, प्लैंचेट 2 इंग्लिश में है, ये आने वाली हैं। आपके कई वेब शोज़ जैसे वाई, सुनील बब्बर टेल्स भी पॉपुलर हुए हैं। फिलहाल आप एक 26 एपिसोड की डॉक्यू वेब सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, जो भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास यानी कि अयोध्या से लंका तक के जो उनका वनवास रहा, उसको लेकर आप बना रहे हैं। यह वेब सीरीज़ भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म को आधुनिक माध्यम से दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास है। सुनील जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रीता मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? डायलॉगस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम सो हैप्पी टू टू टॉक टू यू आफ्टर सो लॉन्ग। और आपका कार्यक्रम इतना अच्छा है, तो आपके कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक कलाकार के रूप में आप एक क्रिएटिव, एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और आपने इतनी सारी वेब सीरीज़ और ये सब बनाए हैं। इसके रूप में आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? जी मैम, मैं एक्चुअली मैंने मेरी शुरुआत तो दरअसल जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था करनाल हरियाणा से, तो दयाल सिंह कॉलेज में मैं था। और वहाँ बाय चांस मेरे सामने एक अवसर आ गया कि यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, जोनल इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में। तो एक मोनो एक्टिंग का एक अवसर मेरे सामने आया, मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने मोनो एक्टिंग की। कैथल एक हरियाणा में एक जगह है, वहां पे की और मुझे वहां पे पुरस्कार मिल गया। मैं फर्स्ट प्राइज मुझे मिल गया। तो कहीं जो एक भीतर का एक कलाकार था, वो जागृत हो गया। उससे पहले मेरा ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। तो वो यात्रा वहां से प्रारंभ हुई। फिर मैंने लॉ किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उस दौरान लॉ करते हुए, एलएलबी करते हुए, जब वहां पे फिर वही जोनल, इंटर जोनल और नेशनल लेवल के जितने नाटक थे,
उसमें मैं करता रहा। तो नाटकों में जब आपको पुरस्कार मिल जाता है, जब आपको सम्मान मिलता है, जब आपको ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से मेरी शुरुआत, जो एक नेचुरल ट्रांजिशन होनी थी, वो फिल्मों की तरफ हो गई। और बहुत अच्छे। एक दो फिल्में की, हरियाणा में भी मैंने फिल्म, एक्चुअली मेरी हरियाणवी फिल्मों से कार्य है मेरा। बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आपका आपको जो मोटिवेशन मिला आपके पुरस्कार मिलने से, उसके बाद आप सीधे कैथल से मुंबई पहुंच गए, जैसा कि मैं समझ रही हूँ। कैथल में, हरियाणा में फिल्मों में काम करने के बाद आप मुंबई पहुंच गए। मुंबई जैसे शहर में टिक पाना एक हरियाणा के, कैसे? पढ़े लिखे, आप तो एलएलबी भी कर चुके हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद आप मुंबई जा कर के कोशिश कर रहे थे, तो आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम उसके बाद भी एक्चुअली जब शुरुआत हुई हरियाणवी फिल्मों से हुई, तो उसके बाद लकीली जो हरियाणवी फिल्मों में भी मेरा कार्य बहुत अच्छा सराहा गया। बटेऊ थी एक फिल्म, और एक म्हारी धरती म्हारी माँ, तो काफी हिट हुई थी ये फिल्में। और उसके बाद मुझे एक नेचुरल मेरे लिए ट्रांजिशन हो गया कि यहीं चंडीगढ़ से एक मेरे मित्र थे, बिजनेसमैन थे, वो हिमाचल से, और उन्होंने एक फिल्म बनाई, अपना देश पराए लोग। तो उस वक्त के एक बड़े कलाकार उस फिल्म में थे, सदाशिव अमरापुरकर, और सुरेश ओबराय, मुनमुन सेन एक अभिनेत्री होती थी, सोनू वालिया एक अभिनेत्री होती थी। ये काफी लोग थे, तो इनके साथ मुझे उस फिल्म में एक बहुत अहम किरदार मुझे मिल गया। तो मैं ये कहूंगा कि मेरी शुरुआत का तो मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और बड़े आराम से, और जिसको कहते हैं सावकाश, मुझे कार्य मिलता चला गया। बट जब आप एक बार कर चुके होते हैं, तो फिर आपके सामने एक समस्या होती है कि आप उसको कंटिन्यू कैसे करें। फिर आपकी अपने आप से भी उम्मीदें बढ़ जाती है ना, फिर आप अपने आप से भी, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि आप अब इससे आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ। दरअसल मेरा मेरा उसमें एक और था कि मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं जो टिपिकल बॉलीवुड की फिल्में उस वक्त में बन रही थी, मुझे उसमें शायद उतना मेरा झुकाव नहीं बन पाया। मुझे ऐसे लगता था कि मैं शायद इससे अलग कुछ कर सकता हूँ। तो ये ट्रांजिशन मेरा अंग्रेजी फिल्मों की तरफ हो गया। उन दिनों एक फिल्म आई थी हैदराबाद ब्लूज नाम से, जी। नागेश कुकुनूर की फिल्म थी, और मॉनसून वेडिंग थी एक फिल्म थी। ये इंग्लिश में बनी थी और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई थी। तो इन दोनों फिल्मों को देखकर मुझे ऐसे लगा कि मुझे फिल्म बनानी चाहिए, और मैंने एंड्स नाम से एक पिक्चर बनाई थी, जी। ANTS, चींटियां। चीटियाँ। वो जी। फिल्म जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उपलब्धियां मिली, और वो उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला। मुझे उस फिल्म के वजह से मुझे प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला अमेरिका में। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े लेवल पे हो गई। यानी आप ये समझिए कि एंड्स जो फिल्म थी, वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर एक साथ आने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक है। ये लगभग 2007 में ये नेटफ्लिक्स पे आ गई थी, और 2004-5 के आसपास, या इसी समय में लगभग, ये अमेजोन पे भी आ गई थी। यानी उस वक्त दो OTT होते थे, दोनों पर एक साथ आ गई। और ये इसने मुझे थोड़ा सा, जो मेरा झुकाव है वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तरफ हो गया। यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय कथानक, और भारतीय ही चरित्र, और भारतीय ही कलाकार, इनको अंग्रेजी भाषा में और मल्टीपल लैंग्वेजेस में लेकर फिल्में बनाई जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ आपको सम्मान मिलता है, आपको बाकायदा इसके बाद बड़ा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग मिल जाती और भारत की संस्कृति, भारत के कथानक और भारत के समाज के बारे में विश्व में पहुंचाने का श्रेय भी तो आपको मिलता है ना उसके बाद, जो आपने ये फिल्में बनाई। है। मैं आपको यूं मानूंगा कि मैं लकी हूं कि बहुत सारे अच्छे अभिनेता, बहुत सारे अच्छे जो है निर्देशक होंगे, हैं, डेफिनेटली हैं। हाँ, मेरा ये था कि मैं समय के साथ, समय के अनुसार मैं चलता चला गया, और वो सारे जो अवसर मुझे मिलते चले गए, और लकी हूँ, मैं ये मानूंगा कि मैं लकी हूँ। तो उसी वजह से अभी जैसे ये प्लेनचेट एक रिलीज हुई है, तो प्लेनचेट 2024 के अंत में हुई थी। आज संभवतः आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 27 दिसंबर 2024 को ये रिलीज हुई थी। आज 29 है, बहुत तो अच्छे। एक बरस हो गया। और बहुत किसी अच्छे। भी हिंदी फिल्म के लिए जो जो टिपिकल जो है नॉन स्टार कास्ट, नॉन स्टूडियो बैकिंग, वो फिल्म को 9 से 10 मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जो रिलीज हुई है, चाहे अमेजॉन प्राइम वीडियो, US हो, UK हो, आयरलैंड हो, रोकू है। रोकू अभी हिंदुस्तान में नहीं आया, ये जी। बहुत ही बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है।
इसके अलावा सी पिक्स है। सी पिक्स जो है ये Z5 ग्लोबल है, यानी कि Z5 पर ये ग्लोबल एड ऑन है। इसके अलावा फॉसम है और प्लेक्स टीवी है, एप्पल टीवी है। इन सब पे ये लकीली ये फिल्म आ गई और ये हिट हो गई। तो उस वजह से मेरा भी थोड़ा सा जो है मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे लगा कि अभी ऐसी ही फिल्में और बनानी चाहिए। शायद इसी वजह से मैंने इसका जो सीक्वल है, जो इसका फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइज 2, वो मैंने जी। शुरू कर। तो आपको लगता है कि वेब प्लेटफॉर्म कलाकार को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आप एनकरेज्ड भी फील कर रहे हैं और आप भारत की संस्कृति को, कथानक को इन प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा आराम से काम किया जा सकता है? मैम, दो तरीके से मैं इस सवाल का जवाब दो तरीके से देना चाहूंगा। नंबर एक तो आपकी रीच जो है, आपकी जो पहुंच है थ्रू ओटीटी, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पूरे विश्व में, जिस तरह से मैंने किया है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन कंपनीज हैं जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो उससे क्या होता है कि आप जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म सारे ऑपरेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में फ्रॉम अमेरिका, बेसिकली प्राइमरीली फ्रॉम अमेरिका। तो एक बात तो यह है कि आपका जो विस्तार है पूरे विश्व में हो जाता है, या पूरी दुनिया में आप फैला सकते हैं अपने कार्य को। जो दूसरी बात एक और जो है मैं इसके साथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप स्टार सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। आपको अमेरिकन जो इतने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इस स्टार को लेकर आओ, या आपके प्रोडक्शन वैल्यूज इतनी होनी चाहिए, या आपका बजट इतना होना चाहिए। आप उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो चलता है वो कंटेंट चलता है, कथानक चलता है। उनको इंटरेस्ट है हिंदुस्तान में, उनको इंटरेस्ट है भारतीय संस्कृति में, उनको इंटरेस्ट है भारतीय लोगों में, भारतीय कहानियों में। लेकिन उनको भाषा का एक सबसे बड़ी रुकावट होती है कि भाषा। तो भाषा के लिए मान लीजिए मैंने हिंदी में अगर किया है, तो मैं उसको क्लोज कैप्शंस लगाकर और उसको मैं जो है सबटाइटल्स जिसको आप ये कहेंगे, मैं वो लगाकर उनको दिखाता हूँ और उनको अच्छा लगता है। तो यानी आप स्टार सिस्टम से बाहर हो गए और आपका विस्तार हो गया। ये दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि ओटीटी जो है वही जो है ना सिर्फ फ्यूचर है, वो इवन अभी भी मैं ये मानता हूँ वो प्रेजेंट है। तो क्या आप ये मानते हैं कि सिनेमा का और सिनेमा हॉल का कल्चर अब खत्म होता जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब आ जाती है तो सब अपने घर। हम्म। जी, जी। मैं इसको दो तरीके से फिर से कहना चाहूंगा। नंबर वन तो एक थिएटर में जाने का, थिएटर में जाने के साथ एक ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है। आपको लार्जर देन लाइफ आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, अभिनेता कैरेक्टर्स जितने चरित्र हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। दूसरी बात ये है कि एक इतने बरसों का ये हमारा एक पूरे सिस्टम में आ चुका है, पूरा इकोसिस्टम बन चुका है हम लोगों का, कि एंटरटेनमेंट लेना है और जरा मजा करेंगे, एक साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ जाएंगे तो थिएटर में जाके फिल्म को देखेंगे। उस वजह से ये जल्दी तो खत्म नहीं होगा। और इवन जब मैं यूं भी मानता हूं कि अमेरिका में भी जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो वहीं से ओरिजिनेट हुए थे, जब वहां पे ये स्टार्ट हुए तो थिएटर की वहां भी अभी तक ऑडियंस आज भी है। यानी कि अब इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो मीनिंगफुल सिनेमा है, या जो नॉन स्टार का सिनेमा है, उसके लिए आपके सामने ओटीटी जो है प्लेटफॉर्म्स खुल जाते हैं तो आप दिखा पाते हैं। और दूसरी बात, जो बड़े लेवल की फिल्में होती हैं, धुरंधर जैसी फिल्में हैं जिनका बजट भी बहुत होता है और उनमें एक्शन भी है, हर तरह से लार्जर देन लाइफ जब आप चीजों को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए थिएटर है। हाँ, ये जरूर है कि कोविड के बाद, 2020 के बाद थोड़ा सा ये जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ज्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं। आपने जो एक फिल्म बनाई है, वेब सीरीज बना रहे हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, इसके बारे में, इस विषय को चुनने के लिए आपकी क्या प्रेरणा रही? इस पर कैसे आपने काम किया? तो मैम ये दरअसल कोई अ, एक दिन की सोच नहीं है, या एक हफ्ते की या महीने भर की सोच नहीं है। मेरे कुछ मित्र थे जो इसके ऊपर कार्य करना चाहते थे। और जो जो जब आपको एक किक मिल जाती है किसी भी सब्जेक्ट से, वो उसमें मुझे ये मिली कि प्रभु राम जो है, जब वो अयोध्या से निकले, दशरथ महल से निकले, पहली रात उन्होंने तमसा घाट पे, यानी कि जो लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर है अयोध्या से, पहली रात उन्होंने वहां निकाली। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर वो जाते हुए, पहुंचते हुए वो श्रृंगेरपुर पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, फिर उसके बाद वो पंचवटी पहुंचे, पंचवटी से वो
जब सीता हरण हो गया तो धनुष कोडी जो है वो लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया है, जहां पे वो पहुंचे और वहां से उन्होंने राम सेतु बनाया जब वो लंका की तरफ गए। तो अब ये 5,500 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जर्नी है अयोध्या से लेकर धनुषकोडी तक। तो यहाँ पर मुझे ये जब मैं इसकी जियो मैपिंग मेरे सामने प्रस्तुत की गई और जब मैं इसके ऊपर देख रहा था तो इसने मुझे बहुत बड़ा किक दिया कि लगभग 200 जगहों पे 200 प्लेसेस हैं जहां पे भगवान राम के फुटप्रिंट्स हैं। मीन्स कि वहां पे भगवान राम या तो रुके या उन्होंने वहां पे थोड़े समय के लिए उन्होंने रात काटी, या 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो उन्होंने निकाले, और फिर वो वहां से चलते चले गए क्योंकि वो पैदल थे, तीनों पैदल चल रहे थे। तो ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये अराउंड 200 प्लेसेस हैं। अब मेरे लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि हम अगर मान लीजिए कि लोग ये उनको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि नासिक जो है मुंबई के पास वो पंचवटी था। अब इवन मैं भी मुंबई में इतने वर्षों तक रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि नासिक जो एक जगह है वो पंचवटी रही है उस समय में 7,000 साल पहले। तो अब ये मुझे इसने बहुत इनफैक्ट मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा कि अगर मैं उन 200 जगहों पे जाता हूँ, अगर मैं प्रभु राम की वही 5,500 किलोमीटर की यात्रा को मैं अपने कैमरा से डॉक्यूवेब सीरीज के माध्यम से, यानी कि दिस इज नॉट फिक्शन, मैं प्रभु राम को अभिनेताओं के माध्यम से नहीं दिखाना चाहता, मैं माता सीता को अभिनेताओं के माध्यम से नहीं दिखाना चाहता, श्री लक्ष्मण को नहीं दिखाना चाहता, अगर मुझे इन तीनों को दिखाना भी होगा तो मैं एआई का उपयोग करूंगा। तो उसके जरिए, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेशन मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रभु राम यहाँ पे रुके, प्रभु राम यहाँ पे उन्होंने समय निकाला, 2 साल 1 बरस जितना भी है, वो वो सारा समय निकाला, वो सारी जो 200 करीब करीब जगहें हैं, ये उसकी व्याख्या है, ये उसकी विजुअल ऑडियो विजुअल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ये एक व्याख्या है। और तो जब हुआ तो स्टार्ट हुआ तो पीछे इसमें कई रुकावटें भी आती रही कि कभी लोगों को लगता था कि भाई इसके लिए धन नहीं मिलेगा या इसके लिए ये समस्याएं होंगी। तो लेकिन मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो चुका था कि मैं अयोध्या में गया और लगभग दिवाली के समय मैंने 2 एपिसोड वहां पे शूट भी कर लिया। यानी कि उसमें मैं वहां पे गया, अयोध्या की जितनी भी जगह हैं, हनुमानगढ़ी है और या वहां से लेके अगर मैं ये कहूँ दशरथ महल है, कनक भवन है, और गौरा घाट है जो जिसको तमसा नदी का तट कहा जाता है, जहां पे प्रोग्राम ने पहली रात निकाली थी, गौरा घाट पे भी मैंने शूट किया। उसके बाद नंदीग्राम में भी मैं गया जहां पे भरत ने एक गुफा है वहां पे जहां पे बैठ के उन्होंने 14 बरस तक तपस्या की थी। यानी कि अगर अयोध्या का राज्य चलाना था तो उन्होंने उसी गुफा से किया। वो भी मैंने शूट किया है। मणिपर्वत एक बहुत अच्छी जगह है, जो माना जाता है कि संजीवनी जब हनुमान लेके जा रहे थे तो नीचे से उनको भरत को ये लगा था कि ऊपर से कोई एक ऐसा कोई दैत्य है या एक पहाड़ नुमा ऐसी क्या चीज जा रही है यहाँ से, तो उन्होंने नीचे से तीर मारा। तो तीर लगने के बाद माना यह जाता है कि उस पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटा और वो टूटकर अयोध्या में उस जगह पर नीचे गिरा। तो उसी को मणि पर्वत कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, वो भी मैंने शूट की। तो अभी श्रृंगेरपुर में जाऊंगा, अभी चित्रकूट जाऊंगा, अभी नासिक जाऊंगा, हम्पी, ये सारी जगहों पे मैं शूट करने का ये मेरा कार्यक्रम है। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा क्योंकि दो इतनी लंबी यात्रा, 5,500 किलोमीटर की यात्रा जो भगवान राम ने तय की थी, उस यात्रा में आप हर जगह पर जा जा कर उसकी पूरी सांस्कृतिक उसको उसको महत्व को आप प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी डॉक्यू सीरीज में। आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन सबको कर अब तक, और अब आगे क्या क्या चुनौतियां आपको महसूस हो रही है? मैं मुझे लगता है कि चुनौतियों से ज्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ। बहुत अच्छे। भगवान राम की, माता सीता की कृपा भी है। वो तो पैदल गए थे, आज तो मेरे पास जहाज है, बहुत मेरे अच्छे, पास गाड़ियां बहुत हैं, अच्छे, मैं बहुत गाड़ी अच्छे। से जा सकता हूँ, जहाज से जा सकता हूँ, बट आई फील मोटिवेटेड कि मुझे उन जगहों पे जाना चाहिए। और मैम इसमें एक और भी एक बात है कि अभी हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। पुस्तकों पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का समय अभी शायद रहा भी है नहीं भी है, लेकिन लोग हाथ उठाते ही तो फोन के ऊपर आप आरंभ हो जाते हैं कि लिए आप ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो 26 एपिसोड है, ये शायद रामायण के उस हिस्से को जो जो अभी तक नहीं दिखाया गया है, अभी तक ये नहीं आया है,
तो उस हिस्से को शायद मैं अगली जनरेशन्स तक, पूरे विश्व तक मैं ये पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बना रहा हूँ। और फिर से वही जो मेरा फॉर्मेट है, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है, मैं इसको अमेरिका से ही मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाला हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद आगे की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से ये थोड़ा सा ये योगदान हो सकता है कि मैं अगर थोड़ी सी भी चुनौतियां आए तो मैं उसको पार करता हुआ अगर इतने बड़े कार्य को मैं कर पाऊं, तो ये भगवान राम की मेरे पे कृपा है। जी। तो भगवान राम की कृपा को हमारे युवाओं तक पहुंचाने का काम भी करिए थोड़ा सा। जो आपको मोटिवेशन मिला और जो आपने चुनौतियों को मोटिवेशन मान करके आप काम कर रहे हैं, उससे हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि वो भी कुछ ऐसा ही समझें कि जब भी कोई चुनौती आए तो उससे मोटिवेटेड हो जाएं और उस समय अपने आप ही प्रभु की कृपा उन पर आने लग जाए। कैसा आपकी तरफ से क्या योगदान रहेगा इस विषय पर? जी, मैं ये मानता हूं कि चुनौती हमेशा एक अवसर होती है। हमेशा एक अवसर होती है कि अगर हम मान के चलते हैं कि ये चुनौती है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, जहां पे आप नेगेटिवेटेड हुए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको यही प्रेरित करेगा कि आप नहीं कर पाओगे। मैं नहीं तो सुनता ही नहीं। मुझे ये लगता है कि ये मेरे लिए अवसर है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि ये तो करने के साथ साथ अभी मैंने एक फिल्म मैं शूट कर चुका हूँ, वो रेड जोन है उसका नाम, रेड जोन। और वो भगवान बुद्ध पे है। यानी कि मैं एक बुद्धिस्ट मंक की मैं कहानी को लेके चल रहा हूँ कि एक बुद्धिस्ट मंक है, वो किस तरीके से सांसारिक इन सारी चीजों से मुक्त होकर वो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है इसी जीवन काल में। लेकिन वो बुद्धत्व प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए भी उसको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या चुनौतियों से वो हारेगा या जीतेगा? तो इस फिल्म में मैंने ये दिखाया है कि एक साधारण व्यक्ति तो जीत सकता है, जीत जाता है, लेकिन एक बुद्धिस्ट मंक जो है वो चुनौती को चुनौती मानता हुआ वहां तक नहीं पहुंच पाता और कहीं वो रह जाता है, कहीं पिछड़ जाता है, एक साधारण व्यक्ति कर जाता है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, कभी भी ये मत मानिए कि आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं मुंबई में भी नहीं बैठा हूं, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं। चंडीगढ़ से बैठकर मैं भगवान राम की ये सारी यात्रा पूरी करवा रहा हूं। या अगर मैं ये मानता हूं कि मैं प्लेनेट 2 बना रहा हूं, तो ये सारा चंडीगढ़ में भी बैठ के आप कर सकते हैं, दिल्ली में भी बैठ कर कर सकते हैं, आप हरियाणा में हैं, महाराष्ट्र में है, जहां भी है आप हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, आप एक्सेप्ट करिए उसको, चुनौती को स्वीकार करिए, अवसर के रूप में उसको तब्दील कर दीजिए, और पूरा का पूरा विश्व आपका है। ये समझ के चलिएगा, आप हार नहीं सकते। आप उस वक्त हार जाएंगे जब आप हारना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हम हार नहीं सकते और हम तभी हारते हैं जब हम हारना चाहते हैं, नहीं तो हम जीतते ही जीतते हैं। और इतने मोटिवेशंस, जिनको चुनौतियों को आप मोटिवेशंस कहते हैं, उतने मोटिवेशंस के बाद मैं समझती हूँ कि आगे से आगे रास्ता बनता ही गया। ग्लोबल विलेज है हमारा, विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आप चंडीगढ़ में हो, मुंबई में हो, हम दिल्ली में हो या अमेरिका में हो, हम कहीं भी हो, हम मिल करके यदि पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारत को, भारत की कथा को, भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को यदि विश्व के स्तर पर पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। आपके जो विषय हैं वो बहुत ही लीक से अलग हटके हैं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे अभी आपने बौद्ध भिक्षु के बुद्धत्व प्राप्त करने की जो चुनौतियां हैं उनको उभारा, या आपने एंड्स बनाई जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला, तो इसके लिए आपके जो क्रिएटिव माइंडसेट है उसको मैं बधाई देना चाहूँगी कि और विश्व में और भी इस तरह के भारत की सामाजिकता से, भारत की महिलाओं से, एक सामान्य महिला से, एक एवरेज इंडियन वुमन जो दिन रात जो परेशानियाँ, समस्याएं उनका सामना करते करते अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, और न सिर्फ अपने घर परिवार बल्कि अपने समाज, अपने देश के लिए भी काम करना चाहती है और करती भी है। मैं आपसे आशा करती हूँ भविष्य में कभी इस विषय पर आप ज़रूर काम करें, और उन्हीं लोगों को, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के अंतर्मन को, उनकी जागरूकता को जगाने का काम करें, जिससे कि युवा हमारे देश का भविष्य है, वो प्रेरित हों और हमारी संस्कृति, हमारे प्रभु, हमारी धर्म, हमारी चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ने का काम करें। तो
सुनील जी, आज आप आए और आपने हमारे युवाओं को प्रेरित किया और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने जो ये काम किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका समय देने का बहुत 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 धन्यवाद। भविष्य में फिर ऐसे ही एपिसोड्स पर मैं आपको लाना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को आपसे जोड़ना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ईश्वर करेगा हम सारे ही कामयाब होंगे। जय भारत। धन्यवाद। जय भारत। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।